नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में 80C पर मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाएंगी क्या? यानी कितनी रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। ये रकम 80C इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलती है। आपको लगता है कि ये छूट बढ़ेगी? जवाब हाँ या ना में दें, और ये जवाब आपको देना है प्रोबो पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। और इसके साथ आपको याद दिला दूं कि 1 फरवरी को बजट के लिए बिज तक से जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं आज की। आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बीच में एक छुट्टी के बाद अडानी समूह के शेयरों की जबरदस्त पिटाई जारी रही है और कुल मिला के दोपहर तक का आंकड़ा है 3,40,000 करोड़ रुपए उनके मार्केट कैप में से इरोड हो चुके हैं, जो दुनिया के धन कुबेरों की लिस्ट है। जहां अडानी तीसरे नंबर पे, गौतम अडानी का नंबर ऊपर से तीसरा था, वो वहां 4 पायदान खिसक चुके थे जब आखिरी बार मैंने देखा ब्लूमबर्ग की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, और वो 7वें नंबर पे पहुंच चुके थे। हालांकि अब भी वो भारत के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अडानी के शेयर ही नहीं पिटे हैं, बाजार में तमाम शेयर पिटे हैं। बाजार एक तरह से पूरी तरह से हिला डुला लग रहा है इस वजह से। हालांकि कल एक्सपायरी थी, परसों एक्सपायरी थी, और उसकी वजह से साथ में रिलायंस के शेयर्स भी गिरे हैं, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में भी इरोजन दिखाई पड़ रहा है, गिरावट नजर आई है। लेकिन एक तरफ अडानी और हिंडनबर्ग के बीच का विवाद चल रहा है। हालांकि अडानी की तरफ से जो आखिरी बयान आया था उसके बाद से अभी तक कोई बयान दिखाई नहीं पड़ा है, और हिंडनबर्ग ने उसका जवाब दे दिया था कि आइए ठीक है, मुकदमा कीजिए, और मुकदमा अमेरिका में कीजिएगा ताकि हम आपसे सवाल पूछ सकें। अभी हिंडनबर्ग पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसी एजेंसी है, क्या करती है, अगर वो खुद शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट क्यों निकाल रहे हैं। ये सारे सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल सही हैं? उनमें ज़्यादातर बाजार में जानकारों का कहना है कि बहुत बड़े जो आरोप हैं, उसमें बहुत सारे जो आरोप हैं, उनमें से ज़्यादातर आरोप ऐसे हैं जो कि पहले से अकाउंटेड फॉर हैं। यानी लोगों को उनके बारे में पता है। अडानी समूह से उन सवालों पे जवाब मांगे जा चुके हैं, उनसे पूछा जा चुका है, और वो अपने तमाम तरह के डिस्क्लोजर्स में इनका जिक्र कर चुके हैं। सिर्फ एक किस्सा है जो बड़ा है, गंभीर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर ये खुल जाता है तो बहुत गंभीर होगा, लेकिन उसको खोलना बहुत टेढ़ी खीर है। वो ये है कि जो अडानी समूह के साथ जुड़ी हुई कंपनियां, जिनको कहा जा रहा है कि वेब ऑफ कंपनीज टैक्स हेवंस में बनी हैं, और जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या यहाँ का पैसा बाहर गया और वो घूम के वापस आया है, तो इसका जो सोर्स ऑफ फंड्स है, दरअसल वो पता लगाना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरा जो दबाव का कारण था कि साहब कर्जा बहुत है, तो दूसरी ब्रोकरेज आई है CLA से, उसने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि कर्जा कहाँ कहाँ है, इस पर वेयर डज दी अंबानी डेट सिट, ये वो रिपोर्ट है। और इसमें वो ब्यौरा निकाल रहे हैं और उसके साथ वो बता रहे हैं कि हाँ कर्जा है, दबाव भी है, लेकिन इतना नहीं है कि चिंता की जाए। और फिर वो उसको ब्रेकअप कर रहे हैं अलग अलग बैंकों के लिहाज से। क्या भारत के सरकारी बैंकों को चिंता करनी चाहिए? वो कहते हैं नहीं करनी चाहिए। क्या भारत के प्राइवेट बैंकों को चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि भारतीय बैंकों का जो कुल एक्सपोजर है वो अडानी के कुल कर्ज का सिर्फ 38% है। इस सिर्फ पर कुछ एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है 38% को आप सिर्फ कैसे कह सकते हैं? 1%, आधा परसेंट, 2% हो तो आप कहिए कि हाँ सिर्फ है। हालांकि जब लाखों करोड़ का मामला हो तो उसमें 1-2% भी छोटा मोटा रकम नहीं होती है। इसके बावजूद ये सवाल। दूसरा, इनगवन रिसर्च, भारत की एक रिसर्च एजेंसी है जो प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन अब वो कॉर्पोरेट रिसर्च भी करती है। उन्होंने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को पढ़ के अपने कुछ नतीजे निकाले हैं, और वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कुछ सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ये सवाल और इसकी टाइमिंग, ये सवाल हम कल उठा चुके हैं, लेकिन उन्हीं विषयों पे लगभग वहाँ ये विद्वानों की नज़र से है, जो बाजार के अंदर हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच जो बड़ा सवाल है कि क्या अडानी के शेयरों की गिरावट कल भी जारी रहेगी, और इस बात के आसार दिखते हैं। हालांकि एक बाजार के जानकार से मैंने बात की, उनका कहना है जरा बारीकी से देखिए कि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, जो शेयर बिके हैं, जो गिर रहे हैं। उनका उनका कहना है कि ये शॉर्ट सेलिंग हो रही है, यानी कि जिनके पास शेयर नहीं है वो बेच रहे हैं, या जिनके पास हैं भी वो भी डिलीवरी के साथ नहीं बेच रहे हैं, वो FNO में बेच रहे हैं,
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेच रहे हैं। तो ये ऐसी पोजीशन हैं जो कवर हो सकती हैं 4 दिन बाद। ये जो काम वो हिंडनबर्ग नाम की एजेंसी करती है, शॉर्ट सेलिंग करती है, यानी ऊंचे दाम पे बेच लिया, फिर जब दाम गिर गया तो नीचे खरीद लिया। ये करने वाले बहुत सारे लोग बाजार में मौके पे चौका मारने की नियत से लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि शेयर गिर रहा है तो इसके गिरने में पैसा बना लो। तो आज शॉर्ट करो, एक दिन शॉर्ट किया, अगले दिन उन्हें लगा कि यहां माल बन गया तो और शॉर्ट कर दो ताकि और माल बन जाए। तो ये, हालांकि ये बिरादरी ऐसा नहीं है कि इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। यही लोग बड़ा वॉल्यूम बनाते हैं। फेंडो बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाता है बाजार में, और उसमें अगर शॉर्ट हो गए और आपने भाव बहुत गिरा दिया तो फिर जिनके पास डिलीवरी के शेयर रखे हैं वो उसका हो सकता है वो भी घबरा जाएं। उनमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और वो भी बेच दें। लेकिन अगर वो रखे भी रहेंगे तो मूड खराब करने के लिए ये पर्याप्त है। और मूड खराब करने के लिए यह खबर भी पर्याप्त है अपने आप में कि अडानी के शेयर, अडानी की अपनी जो संपत्ति है वो इस वजह से सिकुड़ती हुई दिख रही है। दुनिया के धन कुबेरों की लिस्ट में, यानी बिलियनियर लिस्ट में उनका नंबर नीचे खिसक रहा है। ये चिंता की बात है। और साथ में एक और बड़ी चिंता अब उठ रही है कि अगर ये रिपोर्ट आई है तो भारत की जो एजेंसीज हैं, रिजर्व बैंक है, सेबी है, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियां हैं, क्या उनको इस रिपोर्ट पर जांच नहीं करनी चाहिए, जांच नहीं बैठानी चाहिए? और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से लगातार चिंता बनी हुई है। और लोगों का कहना है कि अभी आज भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। संभव है कि कल जब बाजार खुले तो फिर आपको अडानी के शेयरों में गिरावट दिखाई पड़े। और अडानी समूह की तरफ से इस मसले पर कानूनी कार्रवाई की बात हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि वो उसकी प्रक्रिया में बारीकी से जा रहे हैं कि किस वकील को एंगेज करें, कैसे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मगर जब तक वहां से अब संतोषजनक जवाब निवेशकों के बीच नहीं आता है और सरकार की तरफ से या तो यह सफाई आ जाए कि भाई जांच नहीं करेंगे, जांच करने लायक कुछ नहीं पाया गया, या जांच शुरू हो जाए। और अगर जांच शुरू हो जाती है तो यह अपने आप में एक डैम्पनर होता है, नुकसान तकलीफ देने वाली बात होती है। अब इस वक्त उनका एफपीओ खुला है। उस एफपीओ के 1 से 2% पोर्शन, अभी 1% टोटल भरने की खबर आ रही है, उसमें से 2% रिटेल सब्सक्रिप्शन हुआ है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो लगभग 100 रुपए होता था बुधवार के दिन, आज वो गिर के 45 रुपए पहुंच गया है। ये भी कोई अनहोनी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ पहले बढ़ता है, फिर वो जब इशू भरने लगता है या जब सब्सक्रिप्शन के नज़दीक पहुंचता है और जब लिस्टिंग आने लगती है तो फिर वो गिर के ऑलमोस्ट लेवल होने लगता है। और इस माहौल में जाहिर है कि ग्रे मार्केट में कौन आदमी फालतू पैसा देने के लिए तैयार होगा, जब आपको इस बात पे आशंका दिख रही है कि एफपीओ पूरी तरह भरेगा नहीं भरेगा। हालांकि भरेगा नहीं भरेगा वाला सवाल मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा है, अंडरराइटर्स मिलकर भरेंगे अगर वो सीधे नहीं भरेगा तो। लेकिन इससे मूड खराब करने में इस रिपोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। और अभी ये सवाल खुला हुआ है कि भारत की सरकारी एजेंसियां कब तक इस मसले पर आंख मूंद के बैठी रह सकती हैं। इसलिए ये अडानी समूह के लिए और अडानी समूह के निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।